नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे युवा नेता मौजूद हैं जिनको पहचान बताने की कोई आवश्यकता नहीं। इस वक्त हमारे साथ हैं रोहित सहरावत जी, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रणहुला वार्ड से निगम का चुनाव लड़ चुके हैं। सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना क्षेत्र का वार्ड नंबर क्या पड़ता है सर? मेरा वार्ड नंबर रनोला है और 19 ऐसे। 19 एस रणहोला क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं इस वक्त निगम की, जो लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं? इस पूरे वार्ड में मैं सबसे पहले बात करूँ तो ना कोई पार्क है, ना कोई अच्छा रोड है, ना नालियों की सफाई है, ना नालों की सफाई है। यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद सुरेश पहलवान ने पिछले 4.5 साल में विकास कार्य के नाम पर कोई विकास नहीं किया है। आप बक्करवाड़ा जेजे कॉलोनी का ए ब्लॉक का पार्क देखिए, उसकी बहुत बुरी स्थिति है। चाहे वो डी ब्लॉक का पार्क हो, पार्कों के नाम का जो पैसा आ रहा है, पीपी फंड का जो डीडीए फ्लैट में पैसा आ रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा पार्कों में तो लग ही नहीं रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है कि वो पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा है। तो जो पार्क यहाँ पर आपके क्षेत्र में होने चाहिए थे, वो विकसित नहीं है या फिर बन ही नहीं रहे और पार्क? नहीं, जब पिछले बार यहाँ से जो भाजपा के निगम पार्षद थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छे पार्क भी डेवलप किए थे। उसके बाद वो पार्कों की स्थिति 4.5 साल में बहुत खराब हो गई है। वो पीपी फंड का सारा पैसा कहाँ चला गया, मेरी तो समझ से बाहर है। एमसीडी से वो पैसा जरूर आता है, उसके बाद वो पैसा कहाँ चला जाता है ये मैं नहीं जानता। सर, निगम में की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सफाई करना। तो सफाई को लेकर, नालियों को लेकर जो क्षेत्र में लोग क्या क्या समस्याएं इस वक्त फेस कर रहे हैं? कुंवर सिंह नगर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ की रोड नालियों की बहुत बुरी हालत है। नालियों में पानी कम, नालियों से बाहर पानी ज़्यादा है। चाहे वो गड्ढा कॉलोनी हो, चाहे वो बक्करवाड़ा जेजे कॉलोनी हो। यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद ने 4.5 साल में, चाहे वो रणोला गांव हो, बक्करवाड़ा गांव हो, कोई विकास किया ही नहीं है। वो तो नालियों को सफाई तक नहीं करा पाए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पिछले 5 साल में मैं आपको अपने क्षेत्र में अनेकों जगह ऐसा लेकर जा सकता हूँ जहाँ पर कभी एमसीडी का कर्मचारी सफाई के लिए पहुंचा ही नहीं है 5 साल में। इतना बड़ा फेलियर यहाँ के निगम पार्षद का रहा है। और अब 3 साढ़े 3 महीने मुश्किल से चुनाव में बचे हैं, और मैं अब भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो 3.5 महीने में भी लोगों की कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निगम की होती है स्कूल चलाने की, जो एमसीडी के स्कूल्स चलते हैं। और अरविंद केजरीवाल सरकार दावा भी करती है कि जो दिल्ली के स्कूल्स हैं वो बेस्ट हैं, फिर चाहे वो दिल्ली सरकार की तरफ से चल रहे हो, एमसीडी की तरफ से चल रहे हो। इस पर थोड़ा रोशनी डालिए। बक्करवाड़ा गांव में 2 स्कूल हैं एमसीडी के, और वो दोनों स्कूलों की जमीन मेरे परदादा जी ने, मेरे परिवार ने दान में एमसीडी को, सरकार को दी थी, जब उन दोनों स्कूलों का निर्माण गांव बक्करवाड़ा में हुआ था। और आज आप उन स्कूलों की हालत ये है कि उसके बाहर जो नालियां हैं, उन नालियों का पानी स्कूल के अंदर चला जाता है। यहाँ के निगम पार्षद मतलब नालियों की सफाई नहीं करा सकते। स्कूल के, अभी तो कोरोना काल चल रहा है जिसकी वजह से स्कूल में छुट्टी है, वरना कई बार तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं परंतु वो लौट कर वापस आ जाते हैं। उसका कारण है स्कूल में पानी भर जाता है और वहाँ की सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है। जो दिल्ली सरकार द्वारा स्कूल चलाए जा रहे हैं, जो विधायक फंड से चलते हैं, अरविंद केजरीवाल जिनका दावा करते हैं कि दिल्ली में भारत की सबसे बेस्ट एजुकेशन सरकारी स्कूल में मिल रही है, तो क्या दिल्ली सरकार के स्कूलों का भी यही हाल है? दिल्ली सरकार के स्कूलों की हालत तो ये है। हमारे बक्करवाड़ा गांव में एक स्कूल है जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, माला वाला स्कूल कहा जाता है। उस स्कूल के रास्ते को आज तक पक्का नहीं कर पाई है दिल्ली सरकार पिछले 7 साल में। उस रास्ते पर इतने गड्ढे हैं, उस रास्ते पर इतना कच्चापन है, उस रास्ते पर अभी अभी बारिश में लोग पैदल बाइक पर निकल नहीं सकते। तो दिल्ली सरकार के स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं है, दिल्ली सरकार के स्कूलों में कोई अच्छी व्यवस्था भी नहीं है। उन्होंने कुछ स्कूलों में कमरे बनाए हैं, मैं उस चीज़ को नहीं नकारूंगा, परंतु दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 500 नए स्कूल का वादा किया था, ना कि कमरों का। और कमरों को ही 2-3 नए कमरे स्कूलों में बना के वो ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने स्कूलों में शिक्षा अच्छी कर दी है, शिक्षा अच्छी कर दी है। एक भी नया स्कूल मेरे वार्ड में तो खुला नहीं है पिछले 7 साल में।
कुछ महीनों पहले हमने एक तस्वीर देखी थी जहां पर उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी वो कुछ कमरों का उद्घाटन करने के लिए आए थे स्कूल में। इस पर आपका क्या कहना ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को जहां स्कूलों का उद्घाटन करना चाहिए, शिक्षा मंत्री को स्कूलों का उद्घाटन करना चाहिए, उनकी स्थिति आज जनता में ये आ गई है कि उनको एक कमरों का उद्घाटन के लिए भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ता है। कमरों के उद्घाटन ही वो लोग कर सकते हैं। मैं नहीं मानता कि अगले 2-3 साल भी जो उनके कार्यकाल के बचे हैं वो कोई स्कूल का उद्घाटन कर पाएंगे। है? और इसके बाद हम देखते हैं कि वो हर स्टेट में जाकर जहां जहां चुनाव होने वाले हैं वहां पर अपनी एजुकेशन पॉलिसी का ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने भारत की सबसे बेस्ट एजुकेशन दिल्ली में दे रखी है। ढिंडोरा पीटने से केवल कुछ नहीं होता। धरातल पर अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली के स्कूलों की हालत कोई ज़्यादा ठीक नहीं है। ना उनमें खेलने के लिए ग्राउंड है, ना बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छे टीचर्स हैं। गेस्ट टीचर्स जो दिल्ली में अभी मैं देखा था पिछले दिनों भी प्रदर्शन दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ किया। जब स्कूल का शिक्षक ही प्रदर्शन पर बैठा है तो अच्छी एजुकेशन की बात करना मैं तो ठीक नहीं मानता। कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अच्छी एजुकेशन तो जब दिल्ली में दे पाएंगे जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाएगा, विद्यार्थियों को पढ़ाएगा। जब शिक्षक ही जिस स्टेट का धरने पर बैठा हो तो अच्छी शिक्षा की बात करना तो बेकार है। उसमें वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रुख में आगे आ जाते हैं कि भाजपा हमें फंड नहीं दे रही, हमें भाजपा से केंद्र से फंड नहीं मिल रहा तो हम आगे नहीं दे पा नहीं, केंद्र से तो पूरा फंड मिल रहा है। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी उसके बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। जो बजट है वो भी कई गुना दिल्ली का बड़ा है और उसके बाद भी आप रोना रो रहे हैं कि हमें हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं। हकीकत में पैसा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को एमसीडी का देना है, जो पिछले कई साल से वो दबाकर बैठे हैं, जिससे कि एमसीडी को दिल्ली में विकास करने में अड़चने आ रही हैं। पैसा तो एमसीडी का वो रोक कर बैठे हैं, ना कि दिल्ली सरकार का पैसा केंद्र सरकार रोक कर बैठी है। ऐसा नहीं है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में और भारत में भी कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है और दिल्ली में इसका बहुत बुरा प्रभाव हम देख पा रहे हैं। जिस प्रकार से हजारों केसेस दिल्ली में आए दिन हम देख रहे हैं, कई कई हजार की संख्या में आ रहे, पॉजिटिविटी रेट 17% हो गया है। और दिल्ली की सरकार जैसे पिछली दो वेव को संभालने में विफल रही, तीसरी वेव को लेकर क्या उम्मीदें लगाई जा रही है? जब जब कोरोना आता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने आप को क्वारंटाइन कर लेते हैं कि मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया है। वो दिल्ली की जनता से हमेशा भागते हैं। आज दिल्ली में स्थिति बहुत खराब है कोरोना को लेके। हम सब लोगों को ये बड़ी चिंता का विषय है। अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो क्वारंटाइन हो गए हैं। और जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोरोना हुआ तो कोरोना होने के बाद जो उनके आसपास जो लोग थे जिनके साथ वो उठते बैठते थे, रैलियाँ इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ पंजाब यूपी में कर रहे थे, क्या उन लोगों को क्वारंटाइन किया गया? नहीं किया गया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी लापरवाही और बहुत बड़ा खिलवाड़ ये देश की जनता के साथ और दिल्ली की जनता के साथ किया है। जो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी जो रैलियाँ कर रहे थे वो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। अब जैसे कि निगम के चुनाव नजदीक है सर, हम 4 से 5 महीने तक का ही इंतजार है जब तमाम राजनीतिक पार्टियां दिल्ली में राजनीतिक गर्मागर्मी बढ़ाती हुई नजर आएंगी। सभी राजनीतिक दल पूरी अपनी क्षमता के साथ दिल्ली में उतरेंगे और निगम को जीतने की कोशिश करेंगे। इसी बीच हम देखते हैं आम आदमी पार्टी द्वारा पोस्टरबाजी शुरू कर दी जाती है जिसमें लिखा जाता है एमसीडी में तो केजरीवाल। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, एमसीडी में केजरीवाल कैसे आ सकता है? केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वो दिल्ली की गद्दी संभालेंगे। एमसीडी में तो वो एमसीडी का चुनाव लड़ रहे हैं क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री? अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री एमसीडी का चुनाव लड़े तो जनता एक बार सोचेगी हाँ भाई केजरीवाल एमसीडी में आ रहा है। वो दिल्ली सरकार के काम करेंगे। एमसीडी में तीनों निगमों में दोबारा भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी और बहुमत से सरकार भी बनाएगी। ये दावे पिछली बार भी किए गए थे, ये दावे हर बार करे जाते हैं। पर दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। उन्होंने कोरोना काल भी देखा है, उन्होंने दिल्ली की शिक्षा भी देखी है, उन्होंने दिल्ली का पानी भी देखा है, उन्होंने दिल्ली में जो छठ पूजा मनाई जाती है वो जमुना भी देखी है। बहुत सारी बातें ऐसे हैं जिन सबको देख के दिल्ली की जनता एमसीडी में जो वोट करेगी वो केजरीवाल के खिलाफ करेगी, दिल्ली सरकार के खिलाफ करेगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़ने जा रहा है। दिल्ली में सर एक बहुत बड़ा फैक्टर सामने आता है, बिजली के बिल जीरो, पानी के बिल जीरो। और इसको लेकर जनता का कहीं एक कहेंगे बहुत बड़ा तबका अरविंद केजरीवाल सरकार को वोट भी देता है। तो एमसीडी में इसका असर देखने को मिलेगा जो फ्री पानी फ्री बिजली की स्कीम है। जब दिल्ली का चुनाव आता है तो वो आता है जनवरी फरवरी में।
तो नवंबर दिसंबर में लोगों का कंजप्शन, लोगों की बिजली वैसे ही खपत बहुत कम होती है, जिससे कि वो बिजली का बिल नीचे आ जाता है। एमसीडी का चुनाव आएगा अप्रैल में, जब लोगों के कूलर भी चलेंगे, लोगों के फ्रिज भी चलेंगे, लोगों के पंखे भी चलेंगे, लोगों के एसी भी चलेंगे, तो वो बिल ऑटोमेटिकली रेशो ऊपर बढ़ जाती है। तो वो होता तो जनता बहुत अच्छे से समझ रही है कि वो होता तो सर्दी और गर्मी के कारण बिजली का बिल कम है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ढिंढोरा पीटते मैंने बिजली के बिल जीरो कर दिए, बिजली के बिल कम कर दिए। इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एमसीडी के चुनाव में दिल्ली की जनता दोबारा से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगी। अब अगर वापसी आपके क्षेत्र की तरफ हम आते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं, तो जो आपके स्थानीय इस वक्त निगम पार्षद है वो कांग्रेस के हैं, और कांग्रेस का अस्तित्व हम कहेंगे दिल्ली की राजनीति में इस वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। और आपके क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग उनके काम से सहमत होंगे, ऐसा आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि मेरे क्षेत्र में कांग्रेस से और स्थानीय निगम पार्षद से 5 से 10% लोग भी उनके कार्य से खुश होंगे, क्योंकि कार्य से खुश तो जब होंगे जब उन्होंने कोई कार्य किया हो जनता के लिए। मैंने तो अभी हमारे गांव में एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने कहा मैंने 25 करोड़ रुपए का विकास कार्य रनोला वार्ड में किया है। अरे मैं तो कहता हूँ 25 रुपए का भी नहीं कर पाए आप, और आप बात करते हो 25 करोड़ की। अगर वो 25 करोड़ रुपए का आपने विकास कार्य किया है, तो वो 25 करोड़ रुपए कहाँ गए? वो एमसीडी खा गई, वो अफसर खा गए, या वो स्वयं आप मिली भगत करके आप खा गए? इसका जवाब भी यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद को देना चाहिए। जब दिल्ली में डेंगू बहुत ज़्यादा बीच में हमने देखा था, बहुत ज़्यादा फैल गया, एक अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में एक बेड पर 3-3 मरीज़ लेटने को मजबूर थे, तब आपके वार्ड की क्या स्थिति थी? क्या फॉगिंग वगैरह होती थी? मच्छरों को लेकर जो सैनिटाइज़ेशन होता है, ये सब किया जाता था? जब डेंगू की स्थिति बहुत दिल्ली में खराब और दयनीय थी, तो हमारे वार्ड में कोई फोगिंग नहीं होती थी। और इसके साथ साथ जब कोरोना काल भी जब आया था, जो सेकंड वेव, जिसमें पूरा विश्व, पूरा देश बहुत बुरी तरीके से जकड़ा गया था, जब भी यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद, चाहे वो गरीबों को राशन बांटने की बात हो, चाहे वो गरीबों को कुछ धन सामग्री देने की बात हो, या गरीबों को भोजन देने की बात हो, मास्क बांटने की बात हो, सैनिटाइज करने की बात हो, यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद ने ऐसा कोई भी कार्य उस समय भी नहीं किया था, और ना आगे वो कभी ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो आने वाले चुनावों में क्या देखते हैं, जनता का रुख किस ओर बना हुआ है आपके क्षेत्र से, खासकर अगर हम बात करें तो? मेरे क्षेत्र, मेरा वार्ड हमेशा ही भाजपा के कार्यकर्ताओं से भरा रहा है, भाजपा की तरफ रहा है। वो एक समीकरण था 2017 में, जो एक समीकरण खराब हुआ, एक माहौल बना जिससे कि मैं बहुत कम वोटों से चुनाव हारा। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ से जीत कर निकलेगी, और बहुत अच्छे मार्जिन से, बहुमत से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का ही निगम पार्षद होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से सर हम देखते आए हैं कि चुनाव हारने के बाद भी आप समाज में लोगों के बीच जाते रहे और समाज के लोगों के साथ खड़े होते रहे। कुछ अपने कार्य जो आपने लोगों के लिए किए, एक बार हमें बताइए। बक्करवारा जेजे कॉलोनी में छठ घाट की बहुत बड़ी समस्या थी। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पूर्वांचल समाज के भाई बहन हमारे वार्ड में रहते हैं। हमने सांसद जी से बात करके, हमने उस छठ घाट को, कुछ पैसा हमने इकट्ठा किया, कुछ पैसा स्थानीय लोगों ने इकट्ठा किया, बहुत भव्य छठ घाट हम लोगों ने मिलकर बनवाया। चाहे वो बक्करवारा जेजे कॉलोनी में ए ब्लॉक में मंदिर बनवाने की बात हो, हमने उस मंदिर का निर्माण भी कराया। बक्करवारा गांव में, हाँ, गौशाला है, और उस गौशाला में यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद का कभी 2 पैसे का सहयोग नहीं रहता। उसमें भी मैंने गायों के लिए खोर बनवाना, उनके लिए टीन शेड बनवाना, और भी बहुत सारे अनेकों कार्य हैं मेरे यहाँ क्षेत्र से। अभी कुछ समय पहले, 3-4 दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले ही, एक रवि नाम का लड़का है जो किक बॉक्सिंग में अभी सिल्वर मेडल लेकर आया है। वो मेरे पास, वो और उसका कोच आए, उन्होंने कहा कि इसके पास थोड़ा धन की कमी है। मैंने उसको सहयोग किया और वो खेलने गया, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो सिल्वर मेडल भी किक बॉक्सिंग में लेके आया। मैं हमेशा समाज के बीच में रहता हूँ पिछले निरंतर 4.5 साल से, और मैं इस बात का दावा भी करता हूँ कि मैंने स्थानीय निगम पार्षद से अच्छा कार्य 4.5 साल में लोगों के लिए किया है, और मैं आगे भी लोगों की सेवा ऐसे ही करता रहूँगा। पार्टी से इस बार उम्मीद है, आप पार्टी आपको फ्रंट फेस बनाकर रणहोला वार्ड में उतारेगी? टिकट मांगने का अधिकार तो सभी कार्यकर्ताओं को है। वो आखिरी निर्णय तो पार्टी के सेंट्रल बोर्ड को लेना है, पार्टी को लेना है। और मुझे उम्मीद है पार्टी मुझे दोबारा मौका देगी, तो मैं पार्टी के मौके को नहीं चूकूंगा इस बार।
और मेहनत करके एक-एक भारतीय जनता पार्टी या कार्यकर्ता रनौला वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार को जिताएगा। सर, क्योंकि आपके जो निगम पार्षद है वो कांग्रेस से है, तो एक जाहिर सवाल बनता है, जैसा कि हमने 3-4 दिन पहले देखा, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काफिले को सेंध लगाकर पंजाब में रोका गया, और उसके बाद पंजाब की कांग्रेस सरकार का एक बहुत ही लापरवाह बयान सामने आता है कि वो इसकी जिम्मेदारी लेने से ही इनकार कर देते रहे। तो इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? देखो, ये भारत के इतिहास में बहुत ही शर्मनाक घटना है कि पंजाब की सरकार, जो कि कांग्रेस की सत्ता है वहाँ पर, वो भारत के प्रधानमंत्री को एक सुरक्षा तक नहीं दे पाती। इससे शर्मनाक घटना आगे भविष्य में कभी भी ना हो, मैं तो ये कामना करूँगा। और ये सोची समझी एक राजनीति थी, सोची समझी ये एक कहानी थी जिसको एक रूप दिया गया। जो मैं तो भी टीवी चैनल डेली देख रहा हूँ, उसमें कई बार तो सुनने को मिलता है कि ये प्रधानमंत्री को मारने की साजिश थी। ये बहुत, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं क्या टिप्पणी करूं इस बारे में। कांग्रेस की सरकार को, चिन्नी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। क्योंकि जिस जिस राज्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं हो, या जिस राज्य में देश के प्रधान सेवक की सुरक्षा ना हो, तो आम आदमी का तो वहाँ क्या हाल होगा, ये तो सोचकर ही बड़ा डर लगता है। अभी हाल ही में सर, कुछ महीनों पहले एक बहुत ही सनसनीखेज वारदात आई थी, जिसमें जो आपके स्थानीय निगम पार्षद हैं उनके बेटे की इन्वॉल्वमेंट भी बताई जा रही थी। देखो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये एक राजनीति से परे हट के एक मामला है। परंतु मैं इस पे ये कहूँगा कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो मुझे न्यायालय पे भरोसा है, और उनको भी, स्थानीय निगम पार्षद को भी न्यायालय पे भरोसा होना चाहिए। उनका बेटा बेकसूर है तो वो बरी होकर एक दिन बाहर जरूर आएगा। सर, वो इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हुए एक आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे, जो हम चाहेंगे कि आप अपने स्थानीय निगम पार्षद को बताएं कि क्या-क्या कार्य अभी, जैसे कि तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, तो किस-किस चीज़ की तैयारियां उन्हें कर लेनी चाहिए और किस-किस चीज़ को लेकर उन्हें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना केस बढ़ रहे हैं दिल्ली में, तो आने वाले दिनों में बहुत ही विकराल रूप ले सकता है। क्या चीज़ें हैं जो उनके द्वारा की जा चुकी हैं या क्या चीज़ें नहीं की गई हैं, और क्या-क्या चीज़ें हैं जो अभी और की जानी चाहिए? मेरा सबसे पहले तो कहना ये है कि उन्हें कम से कम पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करना चाहिए। उन्हें छोटी-छोटी 5-5, 7-7 लोगों की, जिनका प्रभाव एक समाज में है, उनके साथ बैठक करके लोगों को जागरूक करना चाहिए कि हम घरों से बाहर कम से कम निकलें, हम मास्क लगा कर रखें, अपने हाथों को समय पर धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। और दिल्ली में कोरोना केसेस वाकई में ही बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। मैं अपने क्षेत्र वासियों से भी और दिल्ली वासियों से एक हाथ जोड़ के अपील भी करूंगा कि आप अपना ध्यान रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अगर आप ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो दिल्ली भी स्वस्थ रहेगी, और दिल्ली स्वस्थ रहेगी तो दिल्ली आगे भी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता रोहित सहरावत जी। इनका पूरी बात आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनी। इस पूरे इंटरव्यू के बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इनके वार्ड के प्रत्येक व्यक्ति तक इनके विचार पहुंच सके, और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें।